जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 और मैंने इसके पूर्व भी उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित लगभग 54 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको जरूर देखें तथा लाभ उठाएं। और मेरा आग्रह है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी आपकी सूचना तुरंत मिल जाए तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आते हैं विषय पर। आज हम निर्वाचन से संबंधित अध्याय को पढ़ेंगे कि धारा 19 से लेकर के 28 तक, और इसको देखेंगे कि किस प्रकार एक निर्वाचन को चैलेंज किया जाता है, किन आधारों पर चैलेंज किया जाता है, किन आधारों पर नहीं किया जाता है, कौन कौन कर सकता है और कहाँ किया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। यह धारा 19 से लेकर के 28 तक में व्यवस्थाएं दी गई हैं। एक एक करके देखते हैं हम लोग। धारा 19 में याचिका द्वारा नगरपालिका निर्वाचन पर आपत्ति करने की शक्ति, यानी कि जो आपत्ति किया जाएगा निर्वाचन के लिए वह आधार धारा 19 में बताए गए हैं। यह आधार 19(1) के उपधारा 19 के उपधारा 1 में बताए गए हैं और उपधारा 2 में बताया गया है कि यदि यह आधार हो तो उस आधार पर याचिका को निर्वाचन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब वो आधार क्या हो सकता है जिस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है? तो उपधारा 2 इसका कह रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जो मत देने के लिए अर्ह था, निर्वाचक नामावली या नामावलियों में से छोड़ दिया गया है, या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जो मत देने के लिए अर्ह नहीं था उसमें या उसमें रख दिया गया है, माने इस आधार पर उस निर्वाचन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरा आधार क्या है जिस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है? तो ये कह रहा है कि कोई ऐसी त्रुटि हुई है या भूल हुई है जिसकी वजह से निर्वाचन के परिणाम पर कोई सर्वान प्रभाव नहीं पड़ा है, तो यदि इस आधार पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब चैलेंज किस आधार पर किया जा सकता है वो बात कह रहा है धारा 19 का उपधारा 1। अब इसमें 3 आधार दिए गए हैं। अब ये आधार क्या है कि ऐसे व्यक्ति के निर्वाचन कार्रवाइयों के दौरान या उसके संबंध में धारा 28 में यथा परिभाषित कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है। ये जो भ्रष्ट आचरण की बात कर रहा है तो इसके लिए धारा 26 से लेकर के धारा 28 तक की व्यवस्थाएं दी गई हैं। उसमें धारा 26 में ये कहा गया है कि यदि याचिका प्रस्तुत की जाती है और जिला न्यायाधीश द्वारा ये देखने में मिलता है कि पूरा निर्वाचन ही भ्रष्ट आचरण से प्रभावित हो गया, यानी कि उसमें मैक्सिमम ऐसी स्थितियां हैं जिसमें भ्रष्ट आचरण का प्रयोग किया गया, जितने भी निर्वाचन है तो पूरी की पूरी निर्वाचन को ही रद्द कर दिया जाएगा। अभी तक हम लोग क्या देखेंगे 26 के पहले कि किसी एक व्यक्ति के निर्वाचन के लिए चैलेंज किया जा रहा है या किसी 2 व्यक्ति को निर्वाचन के लिए चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन धारा 26 में जो बात कही गई है यदि भ्रष्ट आचरण इतना व्याप्त है कि पूरी निर्वाचन ही प्रभावी हो गई है तो उस प्रभावित निर्वाचन को ही रद्द कर दिया जाएगा और पुनः निर्वाचन कराया जाएगा। धारा 26 में बात कर रहा है। और धारा 28 की जो बात कर रहा है उसमें धारा 28 में बताए गए हैं कि कौन कौन से आचरण भ्रष्ट आचरण माने जाएंगे, और धारा 27 में उस भ्रष्ट आचरण के आधार पर किसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश द्वारा 5 साल के लिए अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा चुनाव लड़ने से। ये बात हो गया। अब हम लोग दूसरा तीसरा देख लेते हैं क्या है। दूसरा कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति क से एक से अधिक मतों के अनुचित रूप से अस्वीकार या स्वीकार किए जाने के कारण निर्वाचित घोषित किया गया है या किसी अन्य कारण से वैध मतों के बहुमत से सम्यक रूप से निर्वाचित नहीं हुआ है। इसके कहने का मतलब ये है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति चुन लिया गया है जो एक वोट से निर्वाचित हो गया है तो वो चैलेंज का विषय हो जाता है, क्योंकि उसमें संभावना ये ज़्यादा रहती हैं कि हो सकता है कि उसका गलत चुनाव हो गया हो, क्योंकि एक वोट बहुत मायने रखता है और एक वोट से चुनाव जीतना कहीं ना कहीं से दूसरे व्यक्ति को जो हारा हुआ प्रत्याशी है उसके लिए बल प्रदान करता है कि हो सकता है री-काउंटिंग हो तो वो फिर से चुनाव जीत सकता है। तो एक आधार हो गया। दूसरा ये कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशित किए जाने के लिए अर्ह नहीं था, या यह कि याचिका देने वाले का नाम निर्देशन पत्र अनुचित रूप से अस्वीकृत किया गया था। मतलब जो निर्वाचित व्यक्ति है उसका जो नाम निर्देशन पत्र है वही अनुचित रूप से स्वीकार किया गया है या वो उसका पात्र ही नहीं था। तो ये तो 3 आधार हो गए। अब धारा 20 जो बता रहा है वो कह रहा है कि
प्रक्रिया का बात कर रहा है कि कौन व्यक्ति उसको कर सकते हैं याचिका जिला न्यायालय में और कैसे किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो ही चुनाव होता है, रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे निर्वाचन का परिणाम घोषित करता है तो उसके 30 दिन के भीतर निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जाएगी। अब ये कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, तो ये इसका उपधारा 5 बताता है कि याचिका उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की जाएगी जिसमें वह नगरपालिका स्थित है जिसके निर्वाचन याचिका संबंधित है। तो ये वहाँ पे याचिका प्रस्तुत की जाएगी। और कौन याचिका प्रस्तुत करेगा, इसके लिए उपधारा 3 बताता है, धारा 20 का। तो इसमें 3 लोगों की बात कर रहा है। एक तो उसकी बात कर रहा है कि जिसके स्थान पर उसका निर्वाचन हो गया है, यानी कि जो सेकंड स्थिति में है, उसकी बात कर रहा है कि या तो वो निर्वाचन याचिका को चैलेंज कर सकता है या जो निर्वाचक हैं वो 10 या उससे अधिक जो निर्वाचक हैं उनके द्वारा चैलेंज किया जा सकता है। या उसके बाद ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा जो यह दावा करे कि उसका नाम निर्देशन पत्र अनुचित रूप से अस्वीकृत किया गया था प्रस्तुत की जा सकती है। मतलब 3 तरह के व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं जो कि निर्वाचन याचिका को चैलेंज कर सकते हैं, याचिका के रूप में निर्वाचन को चैलेंज कर सकते हैं। गलत हमने लैंग्वेज का प्रयोग कर दिया। निर्वाचन को याचिका द्वारा 3 ऐसे कैटेगरी वाले व्यक्ति हैं जो कि चैलेंज कर सकते हैं जिला न्यायाधीश के यहाँ। अब इसका उपधारा 4 ये कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसके निर्वाचन के संबंध में आपत्ति की गई हो और जहां याची या दावा करे कि ऐसे व्यक्ति के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति निर्वाचित घोषित किया जाए तो प्रत्येक असफल उम्मीदवार को याचिका में याची न हो याचिका में प्रत्याशी बनाया जाएगा। यानी कि यदि जो निर्वाचन जिसका हुआ है और जो हारा हुआ प्रत्याशी, उसके अलावा यदि किसी अन्य व्यक्ति का निर्वाचन की बात यदि करने वाला कोई व्यक्ति के नहीं, वो भी नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए, तो उस व्यक्ति को शामिल करते हुए सारे व्यक्ति को इसमें प्रत्याशी बनाया जाएगा जितने लोग हारे हैं। तो इस प्रकार से धारा 20 में एक प्रक्रिया की बात हो गई। अब 21 में ये कह रहा है कि जो व्यक्ति निर्वाचित है यदि वो अपना पक्ष रखना चाहता है तो उसके लिए एक शर्त है। वो शर्त ये है कि वो उसको सूचना देने के 21 दिन के भीतर उसको अपने सारे साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे जिला न्यायाधीश के समक्ष, और इस बात के साथ करने होंगे कि यदि उस व्यक्ति की बात की जा रही है, जिस व्यक्ति को याचिका में बताया जा रहा है कि निर्वाचित होना है, यदि उसको निर्वाचित किया गया होता तो उसका निर्वाचन ही शून्य हो जाता, या कोई ऐसा निर्वाचन उम्मीदवार में उम्मीदवारी होती जिसकी कि वो वैध ही नहीं होता। तो इस बात को एक्सेप्ट तभी किया जाएगा जब निर्वाचित व्यक्ति 21 दिन के भीतर और विथ सियोरिटी जो प्रतिभूति है उसको न्यायालय में जमा करते हुए तब अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा। अब धारा 22 में एक बात कही गई है कि जो याचिका प्रस्तुत किया गया है जिन व्यक्तियों द्वारा, वो भी ये कह रहा है कि यदि उसको याचिका प्रस्तुत होने के 14 दिन के भीतर जो भी जिला न्यायाधीश द्वारा समय अगर एक्सटेंड किया जाए तो उसको शामिल करते हुए यदि उसमें कोई फीस संदत की जानी है, न्यायालय फीस वगैरह, अगर वो जमा नहीं किया जाता है तो याचिका भी खारिज कर दिया जाएगा। ये धारा 22 की बात कर रहा है। धारा 21 में जो निर्वाचित व्यक्ति है उसकी बात कर रहा है कि वो 21 दिन के भीतर अगर जो उसको साक्ष्य देना है तो नोटिस तामिला के 21 दिन के भीतर अपने आप को प्रस्तुत करेगा और वो सियोरिटी वगैरह जो कुछ भी है न्यायालय में जमा करते हुए कि हम इस चीज़ को स्वीकार करेंगे जो भी निर्णय होगा, और वो अपने साक्ष्य को रखेगा। और 22 में ये कह रहा है कि अगर जो याचिका दायर किया गया है उसको 14 दिन के भीतर याचिका दाखिल करने के बाद या जो भी जिला न्यायाधीश द्वारा समय बढ़ाया जाए, यदि कोई फीस संदत करना अनिवार्य है और संदत नहीं किया जाता है तो याचिका अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अब 23 में प्रक्रिया बताई गई है। तो ये चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप देर पढ़ लीजिएगा। 23 में जो बात कही गई है कि जितनी भी सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रक्रिया अपनाया जा सकता है उसको अपनाने के लिए जिला न्यायाधीश स्वतंत्र होंगे
किंतु प्रॉपर प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे जैसे सिविल प्रक्रिया में अपनाई जाती है। पता चला कि 5 साल के लिए चुनाव जीतते हैं लोग और 10 साल चुनाव के निर्वाचन से ही संबंधित मुकदमे अटके रह जाएंगे, तो इसलिए उस प्रॉपर प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाएगा। लेकिन जितनी प्रक्रिया हो सकती है अपनाने के लिए सिविल प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट प्री की बात कह रहा है कि इसका धारा 23 का प्रोविजो का जो ई है, ई में ये कह रहा है कि यदि कोई ऐसा बात है जो कि सारवान है और उस व्यक्ति के द्वारा जो याचिका में दाखिल किया गया कोई ऐसा विधि का प्रश्न है जो सारवान है, तो उसके लिए फिर वो उच्च न्यायालय को जिला न्यायाधीश निर्देशित कर देगा, जो हम लोग रेफरेंस के लिए पढ़ते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता में। वही बात यहाँ कर रहा है कि निर्देश के लिए विनिर्दिष्ट कर दिया जाएगा उच्च न्यायालय को, और तब तक के लिए रोक दिया जाएगा मामले को कि जब तक कि उसमें उच्च न्यायालय द्वारा जो भी आदेश न हो जाए। तो ये उपधारा ई में बताया गया है। उपधारा ई सारी कह रहे हैं कि परंतु ई में है। अब एफ में एक बात कही गई है कि कोई व्यक्ति जो स्वयं को विनिश्चय से क्षुब्ध समझता हो, विनिश्चय के दिनांक से 30 दिन के भीतर जिला न्यायाधीश को पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकता है और तदुपरि जिला न्यायाधीश किसी प्रश्न के संबंध में विनिश्चय कर सकता है। तो ये बात जो कह रहा है कि इसकी आगे कोई अपील नहीं होगी, इसका जो भी आदेश होगा जिला न्यायाधीश द्वारा अंतिम हो जाएगा, इसलिए पुनर्विलोकन की बात कर रहा है। धारा 24 में वाद व्यय के लिए बंद की बात कही गई है। कह रहा है कि इसमें इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन याचिका में जिला न्यायाधीश द्वारा वाद व्यय के लिए या वाद व्यय के प्रतिभूति पत्र की वसूली के लिए दिया गया कोई आदेश उसके द्वारा उस जिले के कलेक्टर को निष्पादन के लिए भेजा जा सकता है जिसमें संबद्ध नगर पालिका स्थित है, और इस प्रकार भेजा गया आदेश कलेक्टर द्वारा उस रीति से निष्पादित किया जाएगा मानो वह भू राजस्व की बकाया से संबंधित हो। तो ये कोई अगर जो आदेश किया जाता है, कोई ऐसी बात होती है, तो उसके लिए भू राजस्व की वसूली जिस प्रकार से होती है उस प्रकार से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वसूली किया जाएगा। अब जो 25 में बात आती है निष्कर्ष का। अब निष्कर्ष दो तरह का हो सकता है, या तो उस याचिका को खारिज कर दिया जाए कि नहीं आपका कोई याचिका में दम नहीं है, निर्वाचन को वैध कर दिया जाए, या निर्वाचन को इनवैलिड कर दिया जाए। दो ही कंडीशन होगा। तो उन दोनों कंडीशनों का धारा 25 में वर्णन किया गया है। और 25 में दो धाराएं हैं। पहला कह रहा है कि यदि जिला न्यायाधीश ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वो आवश्यक समझे किसी व्यक्ति के संबंध में जिसके निर्वाचन पर याचिका द्वारा आपत्ति की गई है, यह निष्कर्ष निकलता है कि उसका निर्वाचन विधिमान्य था, तो वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध याचिका को खारिज कर देता और स्वविवेकानुसार खर्चा दिला सकता है और प्रतिभूतियां उसके भाग को वापस करने या समर्पित करने का ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे। ये हो गया उपधारा 1। धारा 25 का उपधारा 2 कह रहा है कि यदि जिला न्यायाधीश यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी व्यक्ति का निर्वाचन अविधिमान्य था या याचिका को नाम निर्देशन पत्र अनुचित रूप से अस्वीकृत किया गया था, तो वह मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में चाहे जो मार्ग अधिक उपयुक्त हो, या तो यह घोषित करेगा कि एक आकस्मिक रिक्ति हो गई है, या यह घोषित करेगा कि दूसरा की उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हो गया है और किसी एक मामले में वाद व्यय का अधिनिर्णय कर सकेगा। मतलब ये दोनों कंडीशन में या तो दूसरे को निर्वाचित घोषित कर सकता है या पहले का निर्वाचन ही केवल रिक्त कर देगा कि इसका निर्वाचन ही रिक्त मान लिया जाए क्योंकि ये निर्वाचित नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन कर सकता है, या पहले में बताया है उपधारा 1 में कि जो याचिका दाखिल किया है उसका याचिका ही खारिज कर सकता है। तो ये धारा 25 में निष्कर्ष है। धारा 26 में हम चर्चा कर ही चुके हैं कि यदि निर्वाचन में मैक्सिमम भ्रष्ट आचरण का प्रयोग किया गया है तो पूरे निर्वाचन को ही रद्द कर दिया जाएगा धारा 26 के तहत। धारा 27 में बताया गया है कि कैसे कोई व्यक्ति भ्रष्ट आचरण का, जो धारा 28 में भ्रष्ट आचरण है बताया गया है, कोई भ्रष्ट आचरण का अपराधी है, मैंने साक्ष्य में पाया जाता है, तो उसको 5 साल के लिए अनर्हित कर दिया जाएगा फिर से चुनाव लड़ने के लिए। तो हम लोगों का निर्वाचन से संबंधित कोई भी मामला क्या होगा, कैसे होगा, उसको हम लोगों ने देखा धारा 19 से लेकर के 28 तक। आप लोग डायरेक्ट जरूर पढ़ें। हमें आशा है कि आप लोग को मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः आप लोग के समझ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।